अब हम पढ़ेंगे सेबी के बारे में। पहले हमने पढ़ा था ये जो भी मिनिस्ट्रीज़ हैं उनके बारे में। अब हम पढ़ेंगे स्टैट्यूटरी बॉडी के बारे में, जो कि स्पेशल एक्ट ऑफ अ पार्लियामेंट के द्वारा इस्टेब्लिश्ड होते हैं। सेबी के बारे में, द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी इज़ अ रेगुलेटरी बॉडी फॉर सिक्योरिटीज़ एंड कमोडिटी मार्केट इन इंडिया। यहाँ पे सिक्योरिटीज़ का मतलब है शेयर, डिवेंचर, ये सब, ठीक है। अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस विद इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि सेबी आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। इस्टेब्लिश्ड हुआ था 12 अप्रैल 1988 को एज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी, और इसको अपनी पावर्स मिली थी थ्रू द सेबी एक्ट ऑन 30 जनवरी 1992, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? मेक रेगुलेशंस फॉर लिस्टेड कंपनी, शेयर ब्रोकर्स एंड स्टॉक एक्सचेंजेस, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, prevent trading malpractices, developed a code of conduct and fair practices by intermediaries। यानी कि रेगुलेशंस बनाता है कंपनीज़ के लिए, मतलब जो भी लिस्टेड हैं, जो अपने शेयर्स बेच सकती हैं, पब्लिक को ऑफ़र कर सकती हैं, वो स्टॉक एक्सचेंजेस के लिए और शेयर ब्रोकर्स के लिए रेगुलेशन बनाता है। इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। जो भी माल प्रैक्टिसेस होती हैं ट्रेडिंग में, उनको यानी कि लेन देन में, उनको प्रिवेंट करता है। और कोड ऑफ कंडक्ट बनाता है ताकि फेयर प्रैक्टिसेस हों इंटरमीडिएटरीज के द्वारा। आरबीआई, ये पेपर में आने की संभावना है। देखो, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ अ इंडिया सेंट्रल बैंक एंड रेगुलेटरी बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटायर monetary and banking structure of India, within the ownership of Ministry and Finance within the Government of India, under the ownership of Ministry of Finance and within the Government of India। यानी कि ये आरबीआई भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। आरबीआई रिस्पॉन्सिबल फॉर इशू, कंट्रोल एंड मेंटेनिंग मनी सप्लाई फॉर इंडियन रुपीज़, यानी कि इंडियन रुपी की जो भी मनी सप्लाई होती है उसको इशू करता है, उससे कंट्रोल करता है और उसको मेंटेन भी करता है। इट ऑल्सो मैनेजेस द कंट्रीज़ मेन पेमेंट सिस्टम, कंट्री के मेन पेमेंट सिस्टम को भी रेगुलेट या फिर मैनेज करता है, मान लो। अब देखो, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण BRBNM इज़ अ स्पेशलाइज्ड डिवीजन ऑफ आरबीआई, जो नोट्स प्रिंट करता है। यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण नोट प्रिंट करता है। कहाँ पर करता है? एक करता है नासिक में, वेस्टर्न इंडिया, और एक करता है देवास में, सेंट्रल इंडिया। एक है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यूपीआई वाला, याद होगा, NPCI। आरबीआई ने इस्टेब्लिश करा एज वन ऑफ द स्पेशलाइज्ड डिवीजन। क्या करता है इसका? टू रेगुलेट द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया, ताकि पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम हो सकें रेगुलेट। और एक और आरबीआई ने इस्टेब्लिश कर रखा है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एज वन ऑफ द स्पेशलाइज्ड डिवीजन। क्या करता है ये? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, नाम से ही पता चल रहा है कि प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस ऑफ डिपॉजिट, यानी कि डिपॉजिट का इंश्योरेंस, प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस ऑफ डिपॉजिट, एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एंड गारंटिंग ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज़ टू ऑल द बैंक्स। यानी कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन क्या करता है? प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस ऑफ डिपॉजिट्स एंड गारंटिंग ऑफ द क्रेडिट फैसिलिटीज़ टू ऑल द इंडियन बैंक्स। IBBI, ये बहुत लोगों ने सुना नहीं होगा, लेकिन मैं बताता हूँ अब। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है क्या ये? IBBI इज़ द रेगुलेटर फॉर ओवरसीइंग इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स एंड एंटिटीज़ लाइक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज़ इन इंडिया। मतलब समझो इसका, अगर कोई कंपनी, LLP, पार्टनरशिप, इंडिविजुअल इंसॉल्वेंट हो जाता है तो, या फिर बैंकरप्ट हो जाता है, तो उनकी प्रोसीडिंग्स IBBI रेगुलेट करता है, उनकी कार्यवाही IBBI कराता है। ये है अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स विद इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1 अक्टूबर 2016
and given statutory powers through the Insolvency and Bankruptcy Board of India. सॉरी, क्या है बोल रहा हूँ. Established on 1st October 2016 and given statutory powers through Insolvency and Bankruptcy Code 2016. ये लोकसभा वाले याद मत रहो. It covers individuals, companies, LLPs, partnership firms और प्रोसीडिंग्स को फास्टर और सिंप्लीफाई करता है. ये IBBI केस सुनता है थ्रू 2 ट्रिब्यूनल्स. ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं? कोर्ट जैसे होते हैं जो कि सिविल मैटर्स टाइप में हेल्प करता है, या फिर कोर्ट से छोटे कोर्ट जैसे ही मान लो. 2 ट्रिब्यूनल्स होते हैं, NCLT और DRT. NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल. DRT क्या होता है? डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल. ये 2 ट्रिब्यूनल के ज़रिए वो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को करवाता है. प्रेजेंटेशन ऑफ एक्ट देख लो. सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, डेफिनेशन के सेक्शन, क्लॉज, ऐसा मान लो. अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम. हायरार्की कैसी होती है कोर्ट्स की? सबसे पहले आता है सुप्रीम कोर्ट, जो कि सबसे सुप्रीम ही होता है. सबसे सुप्रीम, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं होता. सिर्फ एक ही है इंडिया में, जो कि जिसको हम अपेक्स कोर्ट भी बोलते हैं. ठीक है. उसके सुप्रीम कोर्ट के नीचे आते हैं हाई कोर्ट्स. ये बहुत सारे होते हैं. 25 हाई कोर्ट हैं इंडिया में, यानी कि स्टेट लेवल पे काम करते हैं. और हाई कोर्ट के अंदर आते हैं 2 टाइप के कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट और मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिविल केसेस सॉल्व करते हैं, सेशन कोर्ट क्रिमिनल केसेस सॉल्व करते हैं, और मेट्रोपॉलिटन दोनों करते हैं. ठीक है. अब डेफिनेशन पढ़ो. व्हेन देयर इज़ अ डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन्स और बिटवीन सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट, दीज डिस्प्यूट्स आर रिजॉल्व बाय जुडिशरी. यानी कि जब भी सिटीजन्स के बीच कोई भी डिस्प्यूट होता है, या फिर सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच कोई भी डिस्प्यूट होता है, तो वो रिजॉल्व कराता है जुडिशरी सिस्टम. फंक्शन ऑफ जुडिशरी इन इंडिया. जुडिशरी क्या फंक्शन, जुडिशरी के फंक्शंस क्या है? ये रेगुलेट करता है और इंटरप्रिटेशन करता है एक्ट्स एंड कोड्स का. रेजोल्यूशन को, यानी कि डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन देता है, विवाद को समाधान कराता है. और प्रमोशन ऑफ फेयरनेस एंड इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स. सिटीजन्स के बीच फेयरनेस होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, उसको प्रमोट करता है. यानी कि रेगुलेट करता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्शन को, डिस्प्यूट्स को रेजोल्यूशन करता है, इक्वालिटी प्रमोट करता है. कोर्ट्स. सुप्रीम कोर्ट पढ़ते हैं पहले. सुप्रीम कोर्ट इज़ इंडियाज नहीं, सुप्रीम कोर्ट इज़ द अपेक्स कोर्ट ऑफ जुडिशरी. सबसे ऊपर जो भी है उसे कहते हैं अपेक्स. तो सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है. इस्टेब्लिश्ड हुआ था रिपब्लिक डे वाले दिन, यानी 26 जनवरी 1950. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये क्या होता है? हाईएस्ट अथॉरिटी अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 126. आर्टिकल 126 के अंदर सबसे ज़्यादा अथॉरिटी होती है. प्रिंसिपल बेंच प्रिंसिपल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट 7 मेंबर्स. प्रिंसिपल बेंच मान लो ग्रुप ऑफ पीपल को कह लो, 7 मेंबर्स उसमें होते हैं, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिलाकर. लेकिन अभी 7 मेंबर्स बन चुके हैं, 34 मेंबर्स. क्यों इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्यों ज़्यादा बढ़े? क्योंकि ड्यू टू इंक्रीज्ड हुए ड्यू टू राइज इन नंबर ऑफ केसेस एंड वर्कलोड. ज़्यादा केसेस आ रहे थे, ज़्यादा वर्कलोड था, इसलिए वो ज़्यादा हो गए मेंबर्स. An individual can seek relief in the Supreme Court by filing a writ petition under Article 32. अब देखो, जो भी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर डिलीवर कर देता है वही फाइनल डिसीजन होता है, उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता. उसके बाद आते हैं हाई कोर्ट्स. हाई कोर्ट क्या है? हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इज़ द हाई कोर्ट. एवरी स्टेट में या फिर ईच यूनियन टेरिटरी में जो भी हाईएस्ट
अपील हम कर सकते हैं वो हाई कोर्ट में कर सकते हैं। आर्टिकल 214 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि देयर मस्ट बी अ हाई कोर्ट इन ईच स्टेट। हर स्टेट में एक हाई कोर्ट तो होना ही चाहिए, लेकिन करंटली ऐसा नहीं है। करंटली इंडिया में बस 25 हाई कोर्ट हैं, जिसमें से ये तो लाइन हटा दो। An individual can seek relief in the High Court against violation of fundamental rights by filing a petition under Article 226। ये इतना याद मत रखना। ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया कौन सा है? कलकत्ता हाई कोर्ट, जो कि इस्टाब्लिश हुआ था 2 जुलाई 1862 में। आ जाते हैं हम सेशन कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में। बिलो द हाई कोर्ट्स देयर आर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, यानी कि हाई कोर्ट्स के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स डील करते हैं सिविल मैटर्स से रिलेटेड, यानी जो भी सिविल पीछे पड़ा था, कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट्स, क्लेम फॉर डैमेजेस एक्सेट्रा। और सेशन कोर्ट डील करते हैं क्रिमिनल मैटर्स में, ठीक है, अंडर प्रिक्योनरी ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि सिविल जज की ज्यूरिसडिक्शन का मतलब पावर टू कंट्रोल, यानी कि सिविल जज की ज्यूरिसडिक्शन नॉट मोर देन 2 करोड़, यानी कि सिविल जज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का सिविल जज 2 करोड़ से ज़्यादा का केस हैंडल नहीं कर सकता। और कोर्ट्स को मिलती है टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन बेस्ड ऑन द एरिया कवर्ड बाय देम, यानी कि कोर्ट्स को टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन मिलती है, यानी कि पावर टू कंट्रोल। टेरिटरी के हिसाब से उनको पावर मिलती है कि वो क्या कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें कि 2 चीज़ आती हैं कि पार्टी कहाँ रहती है, विद इन विच द पार्टी रिजाइड्स, और प्रॉपर्टी अंडर डिस्प्यूट इज सिचुएटेड, कि प्रॉपर्टी कहाँ पर है, पार्टी कहाँ पर रहती है, और जो भी डिस्प्यूट वाली प्रॉपर्टी है वो कहाँ सिचुएटेड है। विद इन विच द पार्टी रिसाइड्स, प्रॉपर्टी अंडर विच डिस्प्यूट इज सिचुएटेड, प्रॉपर्टी अंडर डिस्प्यूट इज सिचुएटेड। लास्ट है मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स वो हैं जो इस्टेब्लिश्ड होते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ किसने कहते हैं हम? जहाँ पर 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है। नहीं सॉरी, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स इस्टेब्लिश करे जाते हैं इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के साथ, जहाँ पर 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है या फिर 10 लाख है। अब देखो, इन केसेस को सुनते हैं चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। इन केसेस को सुनते हैं मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स में चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट इन केसेस को सुनते हैं। यह हमारा चैप्टर होता है एंड। धन्यवाद।